हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि एकदम बढ़िया होंगे जैसे पहले थे। बच्चों, एक एक दिन बीतता जा रहा है और हमारा एग्जाम बिल्कुल पास आता जा रहा है, चाहे वो नीट की बात कर ली जाए या मेंस की बात कर ली जाए। यानी कि आपको अब कमर कस लेना है। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी कमर कस लेता हूं, थोड़ा बहुत कुछ अच्छी चीजें आपके लिए निकाल के लाता हूं। उसी सिलसिले में आज हम लोग बात करेंगे किसका सरकार, आज हम लोग बात करेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का। तो हम लोग तो जानते हैं बच्चों कि जब भी कभी किसी एसिड में बेस डाला जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। जैसे कि अगर हम HCl में क्या मिला देते हैं, NaOH मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है NaCl और H2O। फेमिलियर हैं 8वीं क्लास से इस रिएक्शन से। इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेनेवर एसिड इज मिक्स्ड विद बेस और बेस इज मिक्स्ड विद एसिड, देन न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस। दोनों एक दूसरे को कंज्यूम करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। हाँ, तो यहां मुझे ये नहीं बताना है, यहां मुझे बताना है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो सरकारों, जब भी कभी एक इक्विवेलेंट यानी कि वन इक्विवेलेंट बोलूं या मैं इसको क्या बोल दूं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोल दूं, क्या बोल दूं, या बोलूं मैं 1 इक्विवेलेंट या बोलूं 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अगर किसी एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी बेस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करता है तो इस प्रोसेस में जो रिलीज एनर्जी होती है बच्चों, उसे बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रोसेस में जो रिलीज होने वाली एनर्जी है उसे ही अपन क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यानी कि क्या हो गया डेफिनेशन, चाहे तो आप इसे लिख भी सकते हैं, व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड is react with 1 gram equivalent of base, then released amount of heat, न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है ना, it is always exothermic, then released amount of heat is known as enthalpy of neutralization। मेरे प्यारे बच्चों, इस पे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बन जाता है थर्मोडायनेमिक्स में। अगर HCl, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ऐसी स्थिति में जो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है उसकी वैल्यू होती है -13.7 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर होती है। यानी कि अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है के साथ आपस में रिएक्ट करे, तो इस प्रोसेस में रिलीज होने वाली एनर्जी हमेशा कितने के बराबर होगी, -13.7 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर होगी। बच्चों, इसे हम जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो 1 कैलोरी होता है ये 4.18 जूल के बराबर होता है। इसे अगर हम राउंड ऑफ कर दें मेरे प्यारे सरकारों, तो इट विल बी इक्वल्स टू 4.2 जूल। तो अगर हम इसे जूल में कन्वर्ट करें तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 57.2 किलो जूल पर मोल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये डेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कभी 1 ग्राम इक्विवेलेंट यानी कि whenever the 1 gram equivalent of any strong acid is completely reacted with 1 gram equivalent of any strong base, then released amount of heat which is always equals to -13.7 kilocalorie per mole is known as इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मेरे प्यारे सरकारों, अगर आपने इतनी बात समझी तो आगे आपको बहुत मजा आने वाला है। देखो, कुछ एक्स्ट्रा भी बोल देता हूं। ये जो NaCl है इसे हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। टेबल सॉल्ट का जो नेचर है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। What is the meaning of hygroscopic? हाइग्रोस्कोपिक उसे बोलते हैं जो सराउंडिंग से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। जैसे मान लीजिए कि आपकी मम्मा खाना बनाती हैं और उनके पास एक डिब्बे में नमक रहता है। झगड़ा उगड़ा किए रहोगे तो ज्यादा डाल देंगी किसी दिन। अगर उस डिब्बे को आप खोल के चले जाइए और शाम को आइए तो बिना सूते मम्मी छोड़ेंगी नहीं आपको। क्यों? क्योंकि मम्मी केमिस्ट्री जानती हैं, मम्मी को मालूम है कि NaCl का नेचर कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक। अगर मेरा गधा बच्चा डब्बे को खोल के चला गया तो पूरा का पूरा नमक गीला हो जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग में क्या है, वाटर कंटेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है हवाओं में। तो मॉइस्चर को क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो नमक क्या हो जाएगा, गीला। तो थोड़ा उसका टेक्सचर खराब हो जाएगा, उसकी क्वालिटी थोड़ी डिग्रेड कर जाएगी। इसलिए मम्मी जब उसको यूज करती हैं तो उसको बंद करके रखती हैं। ठीक है, तो प्यारे सरकार देखिए, हाइग्रोस्कोपिक
होता है तो क्यों होता है ये जानना बहुत जरूरी है, इनऑर्गेनिक का पार्ट है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ MgCl2, क्योंकि जो टेबल सॉल्ट है उसमें थोड़ा MgCl2 की इंप्योरिटी होती है जिसकी वजह से वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक? इट एब्जॉर्ब द वाटर कंटेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों इतनी बात आप समझ गए तो अब आगे कुछ और बातें आपको सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट में कुछ बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है। वैसे मैंने इक्विवेलेंट वेट पे इतना प्यारा लेक्चर बना रखा है कि अगर कोई उसको मन से देख ले, इसमें मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो आई एम डैम श्योर कि मेंस और नीट लेवल पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कोई अगर हो जाए तो वो मुझे बता दे, इतना जबरदस्त लेक्चर है। फिर भी बीइंग अ टीचर मेरा काम है कि मैं चीजों के लिए सिंपलेस्ट वे इजाद कर सकूं। तो उसमें जरा देखो, अगर हम रिजल्टेंट रिएक्शन लिखें इसकी, और एक बात ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, रिजल्टेंट रिएक्शन अगर हम लोग लिखें तो पाएंगे कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% आयोनाइज करा दिया। NaOH भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, 100% आयोनाइज करा दिया। NaCl सॉल्ट है, सॉल्ट भी पानी में स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% आयोनाइज होगा। अब जो कॉमन है उसको दोनों तरफ से काट दो, Na प्लस से Na प्लस कट जाएगा, Cl माइनस से Cl माइनस कट जाएगा, यानी H प्लस प्लस OH आयन क्या दे दिया, H2O। ओवरऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, 1 मोल H आयन जब 1 मोल OH आयन से, अब तक मैंने बात किसके टर्म में किया था, इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट के, अब मैं किसके टर्म में कर रहा हूं, मोल के टर्म में। तो ये 1 मोल H आयन जब 1 मोल OH आयन से कंबाइन करता है तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, और इस प्रोसेस में रिलीज होने वाली एनर्जी को इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और अगर ये दोनों किसके हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के हैं, तो ये वैल्यू 13.7, माइनस साइन सिर्फ क्या इंडिकेट करता है कि एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, मींस द ओवरऑल प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। किलो कैलोरी पर मोल होता है, सपोज यू वांट टू कन्वर्ट इट इन जूल और किलो जूल, तो इट इज 57.2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे देखो बच्चों, जब तक एसिड भी स्ट्रांग था और बेस भी स्ट्रांग था, तब तक आपने डेटा को ध्यानपूर्वक सुना और सब कुछ सीख गए। अब मान लो कि दोनों में से कोई एक क्या हो जाए, वीक हो जाए। जैसे कि अगर मैं HCl का रिएक्शन करा दूं NH4OH से मेरे प्यारे सरकारों, तो क्या बन जाएगा, NH4Cl और H2O बन जाएगा। अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो यहां पर एसिड तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन बेस क्या है, वीक है। ठीक है, ऐसे ही आओ देखते हैं, अगर मैं NaOH का रिएक्शन HCN से करा दूं, तो ये तो आप जानते हैं ना, ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। तो जरूरी नहीं HCN, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड ले लो। तो देखो यहां क्या बन जाएगा, NaCN बन जाएगा और H2O बन जाएगा। यहां पर मेरे प्यारे सरकार जब आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर एसिड क्या है, वीक एसिड, और बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। यानी मैंने बोर्ड को 2 हिस्से में कर दिया, एक हिस्से में मैंने एसिड को वीक ले लिया और बेस को स्ट्रॉन्ग, दूसरे हिस्से में मैंने बेस को वीक ले लिया और एसिड को स्ट्रॉन्ग। तो देखो जरा सरकार, अब यहां पर क्या होगा, वैसे तो नियमतः 1 मोल एसिड जब 1 मोल बेस से कंप्लीट रिएक्शन करता है, यहां भी कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है, तो रिलीज होने वाला अमाउंट होना कितना चाहिए, होना चाहिए, थोड़ा हिंदी का भी यूज कर लें, होना चाहिए कितना, डेल H माइनस 13.7 किलो कैलोरी मीन्स पर मोल, मीन्स द रिलीज अमाउंट ऑफ हीट शुड बी इक्वल्स टू कितना, माइनस 13.7। बट ध्यान रहे ये डेटा किसके लिए करेक्ट था, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब जरा देखो यहां पर जो बेस है वो क्या है, वीक बेस। तो वीक बेस के बारे में कुछ आपको समझना पड़ेगा। इसका जो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है तो ये 100% इसका डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन नहीं होता है। तो कुछ हीट इस निकलनी तो इतनी ही, क्योंकि 1 मोल से रिएक्ट करेगा तो इतनी ही निकलेगी, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक, भाई अमाउंट तो उतना ही रहेगा ना। लेकिन क्योंकि ये पूरा टूटा हुआ नहीं है
तो इसका कुछ मात्रा इसे तोड़ने में भी वेस्ट होगा कि नहीं, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे भाई हमने पीछे देखा कि 1 मोल एसिड 1 मोल बेस से रिएक्ट कर रहा है, या इसी को मैं कैसे तोड़ के बोल रहा था कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस से रिएक्ट कर रहा है, तो रिलीज एनर्जी कितनी है, -13.7। तो एसिड यहां भी तो 1 मोल रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो यहां भी उतनी होनी चाहिए, बट ध्यान दो जरा, है उतनी ही, लेकिन मिलेगी नहीं उतनी तुमको। क्यों? क्योंकि जो वीक बेस है वो 100% टूटा हुआ नहीं है, उस रिलीज्ड अमाउंट का कुछ हिस्सा उसको तोड़ने में वेस्ट होगा, तोड़ने में वेस्ट होगा, तो जो रिलीज्ड अमाउंट ऑफ हीट है वो उससे कुछ कम हो जाएगा। 100% डिसोसिएटेड, क्रॉस लगा दिया, नहीं है। सो फ्यू अमाउंट ऑफ हीट इज यूज्ड इन डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस। इसलिए जो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा वो कितना होगा, ये डेटा का पार्ट है, बट 13.7 से कम होगा, ये कंफर्म है। विल लेस देन 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। नेगेटिव साइन का यहां सिंपल मीनिंग क्या है कि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। तो यहां मैंने साइन नहीं दिया है। आप जानते रहे कि एक्सोथर्मिक प्रक्रियाओं में हीट हमेशा रिलीज होती है, इसलिए जो इंथैल्पी चेंज है वो क्या लिखा जाता है, नेगेटिव लिखा जाता है। प्यारे सरकार, अगर मैं यहां आ जाऊं तो यहां भी होना कितना चाहिए, अगर मैं होना चाहिए की बात करूं तो डेल एच होगा -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। लेकिन याद रहे यहां पे भी क्या है, HCN एक वीक एसिड है और फ्यू अमाउंट ऑफ हीट, जो भी मैंने यहां लिखा है एज इट इज यहां लिख दूंगा, मन नहीं है, आप समझ जाओ कि फ्यू अमाउंट ऑफ हीट विल यूज्ड इन द ब्रेकिंग ऑफ HCN। दैट्स व्हाई हियर आल्सो द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज लेस देन 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आया होगा कि मेरे प्यारे सरकार, अगर दोनों में से कोई एक क्या हो जाए, वीक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो 13.7 से लेसर साइड आती है, उससे छोटी वैल्यू आती है। बट एक जगह बड़ा जो है बड़ा काम होता है, जरा देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम HF के साथ रिएक्ट कराएं NaOH को, तो यहां खेल बदल जाता है यार, NaF और H2O बनता है। अब अगर हम लोग देखें तो HF एक वीक एसिड है, इसको मैं कन्विंस कर देता हूं। कैसे? हम जानते हैं HF, HCl, HBr और HI, इतने तरीके के एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर हम इसमें टॉप टू बॉटम जाएंगे तो टॉप टू बॉटम जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है। अब ये सब तो जानते होगे ना, ये सब जानना ही पड़ेगा आपको। टॉप टू बॉटम जाएंगे, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है घटती है, तो एचआयन रिलीज करने की टेंडेंसी, एचआयन रिलीज करने की जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है और HF सबसे वीक एसिड है। अब अगर HF वीक एसिड है और NaOH के साथ रिएक्ट किया जा रहा है, तो जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू है, इट शुड बी लेसर देन 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। बट जब इसे देखा गया एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, तो जो है बुद्धि हरी हो गई, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ग्रेटर देन 13.7 किलो कैलोरी पर मोल था। तो भाई बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया कि ये क्या बवासीर फैल गया यार, ऐसा कैसे हो सकता है? If HF is a weak acid, then few amount of heat will used in the breaking of HNF bond. Then enthalpy of neutralization should be lesser than 13.7. But actually it is greater than, and its value is I think approximate 16.8. It is approximate 16.8 किलो कैलोरी पर मोल। नेगेटिव लगा दिया यानी रिलीज हो रही है वैल्यू। तो देखो ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है बच्चों। इसके लिए जरा देखो होता क्या है कि ये जो NaF है ये अपने कैटायन और एनायन में टूट जाएगा क्योंकि हाईली आयनिक है। F माइनस की साइज छोटी है और फजान कहता है कि जब एनायन छोटा होगा तो उसका पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत कम, आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई इट विल ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएटेड इन देयर एक्वा सॉल्यूशन। अब ऐसी स्थिति में जो F माइनस है,
इसको पानी का जो हाइड्रोजन होगा ना वो चारों तरफ से क्या करेगा, घेरेगा, क्योंकि उस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पानी का जो हाइड्रोजन होगा वो प्यारे बच्चों किसको, F माइनस को क्या करेगा, चारों तरफ से घेरेगा। F माइनस को क्या करेगा, चारों तरफ से घेरेगा। क्यों घेरेगा, क्योंकि पानी के हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्यों है, क्योंकि पानी का हाइड्रोजन धरती के सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन से बंधा हुआ है। तो आप जान लें कि 1 मोल एनायन या 1 मोल कैटायन को पानी जब चारों तरफ से घेरता है तो इस प्रोसेस को हाइड्रेशन बोलते हैं, और इसमें रिलीज होने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन इंथैल्पी बोलते हैं। तो जरा देखिए F माइनस की जो साइज है बच्चों वो काफी छोटी है, तो एनायन के रिस्पेक्ट में तो चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काफी ज्यादा है। किसके किसके बीच, F माइनस और वाटर के बीच, वर्किंग फोर्स बिटवीन F माइनस एंड वाटर। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो हाइड्रेशन भी क्या होगा, हाइड्रेशन भी ज्यादा होगा। हम जानते हैं कि धरती पे कहीं भी अट्रैक्शन लगता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा तो ज्यादा रिलीज होगी। हाइड्रेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मोर हाइड्रेशन इज मोर एक्सोथर्मिक। तो यहां से हम कहेंगे कि रिलीज्ड अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, रिलीज्ड अमाउंट ऑफ हीट, जिसे हम लोग और क्या बोलते हैं, रिलीज्ड अमाउंट ऑफ हीट, जिसे हम लोग इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं, उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होगी। तो जरा देखो यहां पर सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन की ही वजह से हीट नहीं रिलीज हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन के साथ साथ जो F माइनस का भयंकर हाइड्रेशन हो रहा है ना उसकी वजह से भी हीट रिलीज हो रहा है। अब अगर F माइनस के हाइड्रेशन की वजह से भी हीट रिलीज हो रहा है तो हीट रिलीज करने के 2 फैक्टर हैं, पहला न्यूट्रलाइजेशन और दूसरा हाइड्रेशन। तो मैं इसको मैथमेटिकली बहुत अच्छे से समझा सकता हूं। जैसे मान लो कि HF का न्यूट्रलाइजेशन हुआ किसके साथ, NaOH के साथ, तो टोटल रिलीज्ड अमाउंट कितना होना चाहिए, 13.7। अगर मान लो कि ये पूरी तरह से टूट जाता हो, जबकि पूरी तरह टूटता नहीं, तो रिलीज 1 मोल एसिड 1 मोल बेस रिएक्ट किया, टोटल रिलीज अमाउंट कितना होना चाहिए, 13.7। माना कि 3.7 यूज हुआ HF बॉन्ड ब्रेक करने में। अगर HF बॉन्ड ब्रेक करने में 3.7 यूज हुआ तो रिमेनिंग एनर्जी कितनी हुई, रिमेनिंग एनर्जी जो रिलीज होगी वो कितनी होगी, 10 किलो कैलोरी। ठीक है, यूनिट जाने दो कितनी होगी, 10 किलो कैलोरी। अब साथ साथ में F माइनस का मान लो जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है वो है मान लो 7 किलो कैलोरी। यहां इसको रिलीज मान लो तो माइनस लगा देता हूं, और ये यूज्ड है क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने में लग रहा है। तो कुल निकली इतनी थी, उसमें से 3.7 यूज हो गई तो बची 10, और प्लस हाइड्रेशन से कितना आ गया, -7। तो टोटल कितना रिलीज हुआ, 10 और 7 -17। तो जरा देखो ये -17 13.7 से बड़ी वैल्यू है कि नहीं है, मतलब माइनस का मतलब समझ रहे हो ना, एमएस समझ लेना सर, वो मैथ में तो सर -17 सर 13.7 से छोटा होता था। अबे मैथ थोड़ी चल रहा है, यहां पे जो माइनस है उसका सिंपल मतलब क्या है, उसका सिंपल मतलब है कि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। तो ऐसी स्थिति में टोटल अधिकतम इतनी एनर्जी रिलीज हो रही थी, बट उससे ज्यादा रिलीज हुई। Even HF is a weak acid. What is the reason behind that? कि some amount of neutralization energy is used in the breaking of HF bond. Even the release amount of heat is maximum. What is the reason behind that? The reason is the high hydration value of what? F minus. जो F minus anion है उसका बड़ा जबरदस्त क्या होता है, हाइड्रेशन होता है। क्यों होता है, उसकी छोटी साइज की वजह से। छोटी साइज होने से क्या होता है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने से क्या हो जाता है, कूलाम कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1/4πε0 Q1 Q2/r², जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। और मैंने आपको बता रखा है कि जहां भी कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वहां एनर्जी रिलीज होती है, तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो हाइड्रेशन इंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो F माइनस का जबरदस्त हाइड्रेशन HF के वीक होने के बावजूद भी जो टोटल इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है उसको एक्चुअल डेटा से क्या कर देता है, ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पूछ सकता है आपसे प्यारे सरकार, पूछ सकता है, तो आप इसको बकायदे होल्ड करके रखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो मेरे प्यारों, अब वही पुरानी बात, कुछ छोटे मोटे घिसे पीटे क्वेश्चन
जिन्हें आप जरूर कभी न कभी देखे होंगे। आइए उनकी हम दैया मैया कर देते हैं एकदम ध्यान पूर्वक। देखो कहता है द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन 1 मोल ऑफ NH4OH reacts with 1 mole of HCl. NH4OH, it is a weak base. HCl, it is a strong acid and it will provide NH4Cl जब एक वीक हो जाए दोनों में और वो HF ना हो, तो ऐसी स्थिति में आपको मालूम होना चाहिए कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक्चुअल वैल्यू से क्या हो जाएगी, कम। तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू होती है 13.7, ये इससे क्या हो जाएगा, कम। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है, लेस देन 13.7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है H प्लस OH माइनस से कंबाइन करके H2O बनाता है और ये देता है। तो ये आप पहचानना सीख जाइए। अगर प्रोडक्ट के साथ प्लस में हीट लिखा है तो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है, साथ साथ में हीट भी मिल रहा है, यानी कि ओवरऑल प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक। बच्चे बहुत गलती करते हैं, अगर यहां पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता तो उसका मतलब एंडोथर्मिक है। तो आप ऐसे जाने कि प्लस का मतलब है प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है, साथ साथ में हीट भी मिल रहा है। दैट्स व्हाई द ओवरऑल प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। तो कहते हैं द हीट ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 ग्राम मोल, ये देखिए 1 ग्राम मोल ऑफ H2SO4 विथ स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पर बेस के अमाउंट को वो जो है सिग्निफाई नहीं कर रहा है, यानी कि बेस इनफ अमाउंट में है, जितना चाहो उतना ले लो, बट एसिड का अमाउंट फिक्स है। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कर सकता हूं। मेथड 1 जरा देखें, मोल की हेल्प से अगर मैं करूं तो H2SO4 जो कि फिक्स रूप से मुझे 1 ग्राम मोल यानी 1 मोल लेना है, ग्राम मोल का मतलब मोल ही होता है। इसको मैं रिएक्ट कराऊं किससे, NaOH को, इसे मुझे जितनी जरूरत है उतने ले सकता हूं। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, Na2SO4 प्लस H2O हो जाएगी। ठीक है, अब जरा देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसमें टूट जाएगा, 2H प्लस SO4 पे -2, ये स्ट्रॉन्ग बेस है Na प्लस प्लस OH माइनस। OH माइनस की कोई कमी नहीं है, देखो बेस के अमाउंट को वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, जितना चाहो उतना ले लो। ये सॉल्ट है 2Na प्लस प्लस SO4 पे -2 और प्लस H2O में ब्रेक कर जाएगा। काट दो, मैंने इसको काट दिया, यहां बैलेंस करोगे ना, बैलेंस ही करना पड़ेगा बिल्कुल, यहां 2 कर दो, इसको इससे काट दिया। ओवरऑल रिएक्शन क्या है, 2H प्लस प्लस 2OH माइनस क्या दे देता है, ये दे देगा हमें H2O। बैलेंस करने के लिए यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2H2O। तो हमको मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है, देखो पीछे हमने कर रखा है कि जब भी कभी 1 मोल एचायन 1 मोल OH आयन से कंबाइन करता है तो रिलीज अमाउंट कितना होता है, 30.7 या 57.2। तो यहां पे कितने रिएक्ट कर रहे हैं जरा देखो ध्यान पूर्वक, यहां पर 2 मोल एचायन 2 मोल OH आयन से रिएक्ट कर रहे हैं और 2 मोल वाटर बना रहे हैं। वैल्यू कितनी हो जाएगी, -13.7 इंटू 2। एक के लिए, अब एक समोसा 5 रुपए का, 2 समोसा 10 रुपए का ना, तो 1 मोल एचायन 1 मोल OH आयन से 1 मोल वाटर बनाता है तो -13.7 किलो कैलोरी पर मोल हीट रिलीज करता है। तो 2 मोल एचायन 2 मोल OH आयन से कंबाइन करके 2 मोल वाटर बनाएगा तो कितना हीट रिलीज करेगा, -13.7 इंटू 2 करेगा। ठीक है, अब जरा देखिए तो कहां है आंसर, यहां है आंसर, ये हो गया। इसको मैं एक तरीके से और कर सकता हूं, ग्राम इक्विवेलेंट से। देखो H2SO4 मेथड 2 by using gram equivalent react with NaOH will provide Na2SO4 and H2O। और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है वो कहता है कि दुनिया की सारी रिएक्शन या तो ग्राम इक्विवेलेंट के रेशियो में होती है या मिलीग्राम इक्विवेलेंट की, उसमें मोलर कोफिशिएंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं रिएक्शन बैलेंस नहीं करूंगा। जब कहता है इसका 1 ग्राम मोल, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। ग्राम मोल 1 ग्राम मोल है। अब हम जानते हैं कि मोल होता है क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर मोल है 1 तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम कितना हो जाएगा, मोलर मास के बराबर, यानी कि यहां 98 ग्राम। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर 2 है 49, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए। अब बेस का अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है, जितना चाहो उतना ले लो, बट न्यूट्रलाइजेशन तभी तक होगा जब तक कि H2SO4 है। H2SO4 के खत्म होने के बाद पूरी पृथ्वी का बेस ले आकर के तुम रख लो, फिर भी न्यूट्रलाइजेशन प्रक्रिया होगी नहीं, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन के लिए नॉट ओनली एसिड और नॉट ओनली बेस इज रिक्वायर्ड, टिल सच टाइम acid and base both are present in the reacting system, neutralization will takes place. Once any of them is disappeared, then neutralization will immediately stopped.
तो यहां पर न्यूट्रलाइजेशन आगे नहीं होगा। इसका 2 ग्राम इक्विवेलेंट है तो इसका क्या लेगा, 2 ग्राम इक्विवेलेंट लेगा। अब ये बात तुम लोग अगर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़े होगे तभी जान पाओगे कि दुनिया की सारी रिएक्शन ग्राम इक्विवेलेंट के रेशियो में होती हैं। यानी कि बेस का अगर नहीं पढ़े होगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस वीडियो को तसल्ली से देख लेना, मजा आ जाएगा। 2 ग्राम इक्विवेलेंट इसका 2 ग्राम इक्विवेलेंट से कंबाइन करेगा, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट जब 1 से कंबाइन करता है तो 13.7 एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज बोल दिया तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। लिखूं तो आप ये नहीं कह सकते कि मत लिखो, और ना लिखूं तो आप ये कह सकते हैं कि लिखो, मेरी मर्जी। मतलब ओवरऑल मतलब ये है कि यार कॉन्सेप्ट जानते रहो बस। तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट जब इसके 2 से कंबाइन करेगा तो 13.7 इंटू 2 हो जाएगा। देखो दोनों से सेम आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि मेरे श्रीमानों को यह बात समझ में आई होगी। आगे चल देते हैं। कहता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग डायाबेसिक एसिड इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन बाय NaOH। डायाबेसिक है वही, डायाबेसिक यानी कि 2 मोल एचायन देता है और NaOH की तो कोई कमी है नहीं, तो 2 मोल एचायन 2 मोल OH आयन को खाएगा तो 2 मोल वाटर बना देगा। जब 1 मोल एचायन 1 मोल OH आयन को खाता है और 1 मोल वाटर बनाता है तो 13.7 रिलीज करता है, तो 2 कितना कर देगा, 13.7 इंटू 2 माइनस लगा दिया, यानी रिलीज हो रहा है तो जानते रहो कि माइनस 13.7 इंटू 2। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है द टेम्परेचर ऑफ 5 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज इंक्रीज्ड बाय 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो थोड़ा गलती से हमारे टाइप वाले भैया ने कर दिया है, ठीक है। व्हेन 5 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड, यानी कि 5 ml स्ट्रॉन्ग एसिड मान लिया HCl में, 5 ml स्ट्रॉन्ग बेस मान लिया NaOH अगर ऐड किया तो ओवरऑल सॉल्यूशन कितना बन गया 10 ml, और इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा। अब हमें कह रहा है कि अगर 10 ml एसिड में 10 ml बेस डालें तो टेम्परेचर कितनी डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ेगा। भाई देखो रिलीज्ड हीट तो डबल हो जाएगी क्योंकि अमाउंट डबल हो गया, लेकिन साथ साथ अमाउंट भी तो डबल हो रहा है, तो जो टेम्परेचर में इंक्रीज होगा वो तो उतना ही होगा ना, कितने का, 5 डिग्री सेंटीग्रेड का। जैसे कोई कहे कि 2 दोस्त 10 रुपए लेके जाते हैं, 5 रुपए का एक समोसा है तो दोनों को एक एक समोसा मिलेगा। 4 दोस्त 20 रुपए लेके जाते हैं तो चारों को एक एक मिलेगा। यानी कि जो हमें इंक्रीज इन टेम्परेचर है वो वही रहेगा, भले जो रिलीज्ड अमाउंट ऑफ हीट है वो एसिड और बेस के अमाउंट को डबल करने पे डबल हो गया होगा, बट वो ओवरऑल मिक्सचर का भी तो वॉल्यूम डबल हो रहा है, तो जो इंक्रीज इन हीट होगा वो उतना ही होगा, कितना, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। धड़ आगे चल देते हैं। आगे कहता है द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl बाय NaOH इज इतना, इफ द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCN बाय NaOH इज इतना, द एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCl। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बच्चों को अच्छा लगेगा। HCl जब NaOH से रिएक्ट करता है और NaCl और H2O बना लेता है, तो कह रहा है कि जो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है दिया है कितना, -55.9, ठीक है। कह रहा लेकिन जब वैज्ञानिकों ने HCN को NaOH से रिएक्ट कराया और NaCN और वाटर बनाया तो उन्होंने पाया कि जो रिलीज्ड अमाउंट ऑफ हीट है यहां पर वो तो बहुत कम है, -12.1 के बराबर है। तो पूछ रहा है कि इसको तोड़ने में कितनी हीट वेस्ट हुई, यही तो पूछ रहा है। देखो कि द एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCN इज, तो देखो अगर इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा तो चाहे एसिड वीक हो चाहे स्ट्रांग, अगर पूरा रिएक्शन हो रहा है तो रिलीज अमाउंट तो सेम होना चाहिए। यानी कि अगर मैं मान लूं कि ये वीक नहीं स्ट्रांग है तो रिलीज अमाउंट कितना होना चाहिए था, 55.9, बट हुआ कितना, इतना। तो बाकी कहां गया, इन दोनों का डिफरेंस कहां गया, कहां गया, वो गया HCN को तोड़ने में। नहीं समझा, देखो 1 मोल एसिड 1 मोल बेस से जब पूरी तरह रिएक्ट कर रहा है तो रिलीज्ड अमाउंट ऑफ हीट कितना है, इतना है, बट जब स्ट्रांग था तब, वीक के केस में वैल्यू अचानक से घट गई जबकि अमाउंट उतना ही है। वीक एसिड का भी 1 ही मोल है, स्ट्रांग बेस का भी 1 ही मोल है, तब तो रिलीज उतना ही होना चाहिए ना। इसका मतलब कुछ तो लोचा है। तब पता लगा अरे यार ये वीक एसिड तो साला पूरा टूटता ही नहीं है, इसको तोड़ना पड़ता है। तो यानी कि निकलना इतना चाहिए था, निकला इतना, तो बचा कितना, 55.9 -12.1। अब भाई ये
नेगेटिव साइन रिलीज को बता रहा है, लगा वाला वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। एंडोथर्मिक के लिए डेल एच हमेशा पॉजिटिव होगा। 8, 5 में से 2 गया 3 और 5 में से 1 गया 4, 43.8 के आसपास लगेगा। तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा क्योंकि ये एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, ये उसके बॉन्ड को ब्रेक करने में कंज्यूम हो रही है। मींस थ्रू आउट द प्रोसेस this amount of heat is used in the breaking of HCN bond. That's why this process is endothermic. So we will use positive symbol rather than negative one. नहीं समझा? समझा तो होगा, मैं मानता हूं कि समझा। ठीक है, that's why the 43.8 is the right answer. आगे चलेंगे, कहता है कि if water is formed from H ion and OH ion then heat exchange during this process. अरे भाई H ion अगर OH ion से रिएक्ट करेगा तो पीछे तुमने अच्छे से सीख लिया है, -13.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगा। प्लस मत लगा देना, H प्लस और OH आयन के बीच में अट्रैक्शन होता है। धरती पर जहां भी अट्रैक्शन होता है वहां एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक के लिए डेल एच नेगेटिव होता है। द चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ NaHCl इज कॉल्ड, क्या कहलाता है इसे? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आगे चलिए, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, यहां आप गलती कर सकते हैं। देखिए, इसका जब 1 मोल लूंगा तो H आयन 2 मोल मिलेगा। बेस कितना भी ले लो, बेस का मात्रा फिक्स नहीं कर रहा है, तो क्या बन जाएगा? 2 मोल H2। यहाँ रिलीज अमाउंट कितना हो जाएगा? -13.7 इंटू 2। अब ये मत पूछना कैसे यार। HF में क्या होता है कि 1 मोल H आयन 1 मोल OH आयन से कंबाइन करेगा, H2O बनाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? -13.7 नहीं, यहाँ पे ज़्यादा होता है, माइनस कितना बोला था? 16.8 के आसपास या 7। यानी कि एक्चुअली अगर जो है ये डायाबेसिक एसिड ना होता तो आंसर डी हो जाता। यानी इसी में अगर मैं ऑप्शन ऐसे सेट करता, देखो कि 1 मोल HCl और मैं लिख देता, इसको यही रहने देता, 1 मोल CH3COOH और यहाँ पे मैं लिख देता 1 मोल HNO3 और यहाँ पे क्या लिख देता? 1 मोल HF। तो भैया आंसर 4th वाला होता, कारण F माइनस की हाइड्रेशन इंथैल्पी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ओवरऑल प्रोसेस में जो हीट इसको तोड़ने में वेस्ट होता है उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट दे देता है इसका हाइड्रेशन, एंड ओवरऑल जो न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू है बढ़ जाती है। तो क्योंकि यहां पर ये डायाबेसिक एसिड है इसलिए यहां कुछ ज्यादा बढ़ेगी, यहां 13.7 इंटू 2 होगा और यहां सिर्फ 16.8 होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। अच्छा, अगर इसमें ऐसे पूछ लेता कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लिखो, तो सबसे ज्यादा इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बी का होता, उसके बाद डी का होता, फिर ए का होता, फिर सी का होता। कमेंट करके बताइए आपको समझा। अगर नहीं समझा तो आप बताएं क्या नहीं समझा। और उम्मीद करता हूं कि जो भी एक छोटा सा प्रयास आपके लिए किया वो आपको जरूर कुछ अच्छा विजन देगा, कुछ अच्छी जानकारी देगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।